तो जो हमारी लाइट की कहानी है उसमें जब हम लाइट को एक वेव की तरह कंसीडर करते हैं कि लाइट एक वेव जैसी बिहेव करती है, तब वो जो पूरी की पूरी थ्योरी है उसको वेव ऑप्टिक्स बोला जाता है। अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। तो जो लाइट की कहानी है वो 1637 में शुरू होती है। डेस्कार्टेज करके एक बंदा था जिन्होंने दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। तो वो लाइट को पार्टिकल्स की स्ट्रीम जैसा बना हुआ मानते थे। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी और इस थ्योरी की हेल्प से उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव कर दिया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जब लाइट रे किसी एंगल आई पे स्ट्राइक करती है तो एंगल आर पे जाके डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सब कुछ उन्होंने अपनी थ्योरी से प्रूव कर दिया। इसी थ्योरी को बाद में आइजैक न्यूटन ने फर्दर डेवलप किया और इवन ये जो थ्योरी थी बहुत अच्छे से उस टाइम पर लोगों द्वारा एक्सेप्ट करी गई। और लेकिन इसमें ना एक डिस्क्रिपेंसी थी, वो ये थी कि इन्होंने जो चीज़ें मानी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। मतलब उल्टा था, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में आपने ये पढ़ा है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, डेंसर का मतलब जहां पे पार्टिकल ज़्यादा डेंस हैं, जो ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, उसमें क्या होता है, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है ना, एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट इस थियोरी में उल्टा था। उसके बाद हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल आया। ये जो क्रिस्टियन हाइगन हैं उन्होंने 1678 में एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज किया, लेकिन ये थ्योरी जो थी ये एक्सेप्ट नहीं हुई। बेसिकली हमने इस चैप्टर में इसी थ्योरी को पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्यों है सर अगर एक्सेप्ट नहीं हुई? इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस थ्योरी ने सक्सेसफुली हमें ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी उस थ्योरी के अंदर, उसको रिमूव करके प्रूव करके दिया। और ये हमारा सीबीएसई का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इस बार हम अभी जो डेरिवेशन करेंगे उसमें हम इसी वेव थ्योरी को यूज़ करके I इज इक्वल टू आर प्रूव करेंगे, स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे, वो आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। सो हमने इस चैप्टर में वेव थ्योरी ऑफ लाइट को ही पढ़ना है विच इज़ गिवन बाय हाइगन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी बच्चों? इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने माना था कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब लाइट को ट्रैवल करने के लिए अगर मीडियम चाहिए तो सन से अर्थ तक लाइट कैसे आती है? वो तो खाली स्पेस है, वैक्यूम है, वहाँ पे तो कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो गैसेस होती है ना, एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के पास होती है जिसकी कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड हो। जैसे हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर उसके पास बाउंड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अगर आप चले जाएंगे, परे चले जाएंगे, तो वो वैक्यूम है, वहाँ पे कोई गैस, कोई पार्टिकल, कुछ नहीं है। सो इन्होंने माना था कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई एक पानी है किसी तालाब के अंदर, उसमें वट्टा फेंकना आपने, तो जब आप वट्टा फेंकते हो तो उसमें ऐसे इस तरह से कंकर फेंकना है आपने, वट्टा मतलब कंकर। तो जब आप कंकर फेंकते हो तो क्या होता है, उसमें इस तरह से रिपल्स जनरेट होते हैं, ऐसे सर्कल से बनने शुरू हो जाते हैं। सो वो जो सर्कल्स हैं किस चीज़ के बन रहे हैं? पानी के जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बन रहे हैं। और वो जो वेव है, वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसी को वेव बोला जाता है, वाटर वेव। तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करके वेव फ्रंट थ्योरी ऑफ लाइट हाइगन ने दी थी 1678 में, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है। सो YDSC एक्सपेरिमेंट किया यंग ने 1801 में, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि जो लाइट का बिहेवियर है वो एक वेव जैसा है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिस तरह दो साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस होती है, जिस तरह पानी के अंदर मैं दो कंकर एक ही टाइम पे फेंकूं तो वहां पे दो तरह के रिपल्स जनरेट होंगे और वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां पैटर्न कुछ चेंज हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। तो वो जो दो वेव्स आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, उस चीज को लाइट के साथ उन्होंने प्रूव कर दिया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, हम इसको स्टडी करेंगे अपने आने वाले क्लासेस के अंदर। सो उन्होंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई लाइट का जो नेचर है वो एक वेव जैसा है। मतलब थोड़ी सी सपोर्ट मिली, उस टाइम पे नॉट एक्सेप्टेड था, बट थोड़ी सी सपोर्ट मिली इस थियोरी को कि लाइट को हम एक वेव मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या उन्होंने वेवलेंथ भी कैलकुलेट करी लाइट की, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल, 0.5 माइक्रोमीटर, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो उस केस में इतनी स्मॉल वेवलेंथ होने के कारण लाइट को, इस वेव को, जो वैसे वेव है ऐसे, ये तो मैंने काफ़ी बड़ी वेवलेंथ बना दी यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बना दी मैंने। लाइट इज़ अ वेरी माइन्यूट वेवलेंथ, इट हैज़ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। तो इतनी स्मॉल वेवलेंथ है तो हम इस वेव को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय ए रे। अप्रॉक्सीमेट करने का मतलब है क्योंकि ये जो साइज है ना वेवलेंथ का, ये किसी मिरर के साइज से काफ़ी छोटा है।
या जिस चीज़ के साथ लाइट ने इंटरेक्ट करना है, किसी मीडियम के साथ करना है, या हम काफ़ी डिस्टेंस पे लाइट को देख रहे हैं, तो उस केस में लाइट को वेव, वो जो वेव है उसको एक रे माना जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो आपने आई थिंक पिछली अपने इसका जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा CBSE बोर्ड का, NCERT का, उसमें आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही स्टडी करा है। तो बेसिकली यहां तक ये समझने वाली चीज़ है कि लाइट एक वेव है, दिस इज एस्टैब्लिश्ड, लेकिन हम उसको किसी किसी सिचुएशन में एक रे मान लेते हैं, और हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से बड़ी सिंप्लिसिटी से वो सारे फिनोमिना स्टडी करे हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, और इवन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लाइट को रे ही मान के चलते हैं और वो रे डायग्राम्स बनाते हैं। इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोला जाता है। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, वो ये लाइट के 3 फिनोमिना पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ये आपके सिलेबस के अंदर हैं। एक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये पहले हम थ्योरी को स्टडी कर लें, हीजन थ्योरी को, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दूसरा है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ये मैक्सवेल की थ्योरी के बाद एक्सप्लेन कर पाए हम, क्योंकि मैक्सवेल ने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज नॉट ए मैकेनिकल वेव। अब सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज मैकेनिकल वेव? देखिए बच्चे, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जो वेव स्ट्रेस और स्ट्रेन की बनी हुई है, बेसिकली मीडियम के पार्टिकल ऐसे कंप्रेस होते हैं, फिर ऐसे एक्सपैंड होते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, तो इस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करती है, जैसे साउंड वेव है ऐसे। और मैं बोल रहा हूँ ना, तो आई एम एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन एयर मॉलिक्यूल्स, और ये एयर मॉलिक्यूल्स आपके कानों तक पहुंच रहे हैं थ्रू योर लैपटॉप, थ्रू योर मोबाइल। तो आप देखिए कि ये जो वेव है, साउंड वेव, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ये एक मैकेनिकल वेव है। ह्यूजन ने यही माना था कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम कौन सा था? उसको बोला जाता था ईथर। और लोगों ने ईथर की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव करने की बहुत कोशिश करी कि ये जो ईथर है ये एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आया था, माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। आप BSc क्लास में जाके पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। तो लेकिन ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाई कि ईथर एग्जिस्ट करता है। सो लाइट जो है वेव तो है, इट इज़ करेक्ट, बट इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको एक्सप्लेन मैक्सवेल ने किया था। और लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जिसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर, वेव इधर जा रही है बट वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर। क्या ऑसिलेट करता है लाइट के अंदर? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फाइनली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट है। सो अगर आप लाइट को एक वेव मान के चल रहे हो, लाइट अगर एक वेव है तो वो कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस तरह की? ट्रांसवर्स इन नेचर। सो ये आपने आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है, जो भी है वो। सो उसमें आपने ये पढ़ा होगा। तो ये यहाँ तक लाइट एक वेव है, ये हम इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये सारे फिनोमिना एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी एक और प्रॉब्लम है। इसके बाद जब ये 18th सेंचुरी में हमारे पास YDSC हुआ, 19th सेंचुरी के एंड तक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं, या रमन स्कैटरिंग आया। तो ये रमन सर हमारे CV रमन सर हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था रमन स्कैटरिंग की खोज के लिए, उसकी रिसर्च के लिए। सो ये जो तीनों इफेक्ट्स हैं ये भी प्रॉपरली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इफेक्ट्स हैं। इसमें से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में पढ़ेंगे जाके। तो वहां आप देखोगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते अगर हम लाइट को वेव माने। ये कहानी खराब हो गई यहाँ पे। तो फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ना आप जो जैसे डीपली स्टडी करते जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें इतने इंटरेस्टिंग लगेंगी कि आप सोचोगे ये कैसे डेवलप होती हैं चीज़ें। तो अभी देखिए कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हम इसको जब करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर आप लाइट को वेव मानोगे तो ये इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इसको एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता जो एक्सपेरिमेंटली होता है। सो उस केस में फिर आइंस्टाइन ने प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को यूज़ करके लाइट को पार्टिकल का बना हुआ माना। बहुत सारे पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कंचे होते हैं, तो बहुत सारे कंचे ऐसे इकट्ठे जा रहे हैं। तो उसने बोला कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। ये प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन था। फोटॉन्स की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। फोटॉन्स की हेल्प से लाइट को जब फोटॉन्स का बना हुआ मानेंगे तो कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन होता है, तो रमन स्कैटरिंग एक्सप्लेन होती है। तो एक्चुअली जो लाइट है उसका ड्यूल नेचर है, और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, लाइट एंड मैटर। सो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का। तो अब हम कुछ फंडामेंटल्स जो है इसके हैं वो साथ साथ लिखेंगे, आप नोट्स बनाइए। और साथ साथ हम आज के इस लेक्चर में ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ
प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इसके बारे में प्रॉपर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, कैसे लिखना है वो करने वाले हैं। इसको आप नोट करना चाहते हो कर लो। चलिए, सो शॉर्ट में पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेव theory of light, it is a form of energy which travels through a medium in the form of wave fronts. Number 1. Number 2, the speed of light wave depends on the nature of medium. डिफरेंट मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, वो आपने रिफ्रैक्शन में ही पढ़ा है। लाइट ग्लास में चली जाएगी तो स्पीड उसकी थोड़ी कम हो जाती है, जब एयर से ग्लास में जाती है, ग्लास से वाटर में चली जाएगी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। सो लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, किस मीडियम के अंदर वो ट्रेवल कर रही है। द शेप ऑफ वेव फ्रंट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोर्स। सोर्स कैसा है, मतलब अगर लाइट का सोर्स एक बल्ब जैसा है, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स, गोल है ना, तो उस केस में वेव फ्रंट की शेप डिफरेंट होगी, उसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी लाइट। अगर लाइट का सोर्स एक ट्यूब लाइट जैसा है, जैसे एक सिलेंड्रिकल सोर्स है, उसमें जो वेव फ्रंट्स की शेप होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। अगर लाइट का सोर्स काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो प्लेन वेव फ्रंट आएगा। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स क्या होते हैं वो अभी हम देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ ए वेव फ्रंट। पहले समझ लेंगे, फिर थ्योरी पे नोट्स बना लेंगे कॉपी पे। व्हाट इज़ ए वेव फ्रंट। देखो, ये मेरे पास एक बीकर है जिसके अंदर मैंने वाटर रखा हुआ है। बीकर को हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। पानी है बीकर के अंदर। अब मैंने यहाँ पे एक वट्टा फेंका, कंकर फेंका, ऐसे जैसे मैंने ऊपर से कंकर ड्रॉप किया वो गिरा, और यहाँ से इस तरह से वेव जनरेट हुई ऐसे हर डायरेक्शन के अंदर। इधर नीचे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर डायरेक्शन के अंदर कैसे जा रही है मैं एक सेट बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस जनरेट हुई, वेव मतलब एक डिस्टर्बेंस होती है, वो जनरेट हुई और वो हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रही है लाइक दिस। आप इसको रे से भी बना सकते हो, मैं वेव की फॉर्म में बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। और ये जो डिस्टर्बेंस है एक ही टाइम पे हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर रही है। और अगर आप पानी को देखोगे तो आपको ऐसे इस तरह से सर्कल की फॉर्म में ऐसे शेप्स नज़र आएंगी, वेव की शेप्स नज़र आएंगी। अब मैं यहाँ पे ये जो वाइब्रेशंस हैं पानी के मॉलिक्यूल्स की, अगर मैं वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स इस तरह के पकड़ लूँ, इस तरह के पार्टिकल्स को कनेक्ट कर दूँ जिनका सेम फेज़ है। अब फेज़ क्या होता है, देखिए अगर ये वेव है ना, ऐसे ये वेव है, तो आप इमेजिन करिए ऐसे ऐसे वेव ट्रैवल कर रही है। सो ये सारे पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे हैं सारे ऊपर हैं अभी इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम टी पे हमने ऐसे फोटो खींची वेव की और ये इस तरह से हमें नज़र आ गई। सो ये जो पार्टिकल्स ऊपर हैं जो सारे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं उनका सेम फेज़ है। ये सारे पार्टिकल्स जो ऐसे नीचे की तरफ वेव जा रही है उनका भी सेम फेज़ है। ये नीचे वाले पार्टिकल्स उनका भी सेम फेज़ है। तो ये सारे सेम फेज़ के पार्टिकल्स हैं। फेज़ का मतलब होता है कि वो जो डिस्टर्बेंस है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है। सो सेम फेज़ वाले पार्टिकल्स को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, मान लो ये वाले पॉइंट्स मैंने उठा लिए, समझ भी लो फिर अभी डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा मैं। तो ये जैसे पॉइंट्स हैं, सो इनको जब आप ऐसे कनेक्ट कर दो, यहाँ पे अगर आप पानी के ऊपर कनेक्ट करोगे ना, वाटर के ऊपर, ऐसे सर्कल सा बनेगा। और भी आगे भी होंगे, यहाँ पीछे भी हैं ऐसे, तो ये सर्कल सा बना है। सो ये जो रिपल्स जनरेट हुई हैं उसके इस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है और सेम फेज वाले पार्टिकल्स को मैं लोकेट कर रहा हूँ। सो वो लोकेट करने के बाद उसका जो पाथ बनेगा उसको बोला जाता है लोकस। ये ना थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, याद रखना। सो वो जो लोकस होता है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो पर्टिकुलर टाइम टी पे सेम फेज के अंदर है, उसको बोला जाता है वेव फ्रंट। तो सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में लिखने के लिए याद रखना, डायग्राम बना सकते हैं। सो इट इज लोकस। लोकस का मतलब होता है जो पाथ आपने कनेक्ट करके बनाया। पाथ हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है,
locus of all the points of medium which are vibrating in same phase, या ना फेज है, ये फेज बोलते हैं इसको, सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो ये डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। सो टाइप्स क्या होते हैं वेव फ्रंट्स के? टाइप्स, सबसे पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब सफियर समझते हो ना, बॉल जैसा, इस तरह का गोला, उसको अगर इस तरह की शेप होगी वेव फ्रंट की, उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो सिंपल डेफिनेशन यहां पे बन जाएगी सेम ऐसे ही, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम नियर ए पॉइंट सोर्स। बस ये ऐड करना है, क्योंकि जब पॉइंट सोर्स होता है, इस तरह का छोटा सा लाइट का बल्ब है, ऐसे लाइट जल रही है इसके अराउंड, तो जब पॉइंट सोर्स होगा उस केस में जो शेप बनेगी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद वो स्फेरिकल बनेगी। सो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ मीडियम नियर ए पॉइंट सोर्स विच वाइब्रेट इन सेम फेज। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये नोट्स लिखवाऊंगा, आप एग्जाम में लिख के आएंगे और डायरेक्टली होगा। सो अगर आपको पूछा जाए कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स कैसा होता है लाइट का, तो आप बोलोगे पॉइंट सोर्स होता है। यहां से ये भी क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जा सकता है। इसका अगर डायग्राम बनाना है तो यहाँ पे ऐसे लाइट का सोर्स बनाएंगे, और ये मैं अभी रेज बना रहा हूँ, वहाँ मैंने वेव्स बनाई थी समझाने के लिए। ये उस में से जो लाइट की रेज निकल रही हैं सोर्स में से, ये मैंने बनाई है। अब ये हवा में ऐसे पॉइंट सोर्स है ना, तो जो रेज हैं वो 3D के अंदर हर किसी डायरेक्शन में जाएंगी। जैसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 3D के अंदर, हर किसी डायरेक्शन में, बाहर भी आ रही है, पीछे भी, इधर भी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ये वही चीज़ है, लेकिन मैंने पेपर के ऊपर बनाया तो ऐसा नज़र आएगा। सो ये रेज हैं लाइट की, और वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल, ऐसे सफ़ियर, फिर अगला सफ़ियर। और सर क्या स्पेसिंग सेम रखनी है? ये सब चीज़ें अभी आगे जाके डिस्कस होगी जब हम वेव थ्योरी पढ़ेंगे। तो ऐसे, ठीक है। सो ये जो सफ़ियर्स बनाया है मैंने, इनको बोला जाता है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। और ये रे की डायरेक्शन है लाइट की प्रॉपर, ऐसे एरो लगा सकते हैं इसके ऊपर। सेम डायग्राम आप पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जब बनाते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बनाते थे, सेम वैसा ही डायग्राम है। तो मतलब फिजिक्स के अंदर एनालॉजीज होती हैं, एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड होती है। तो ये बन गया स्फेरिकल वेव फ्रंट विच इज़ फॉर पॉइंट सोर्स। अब दूसरी टाइप इसके अंदर पूछी जा सकती है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सेकेंड टाइप इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा सिलेंडर क्या होता है, जैसे ये स्केच है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर कोई लीनियर सोर्स होगा लाइट का, लीनियर मतलब एक लाइन जैसा, जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, वाइट कलर की ट्यूबलाइट आपके घर में लगी होती है कमरों के अंदर, वो एक सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट है। उसके अराउंड जो लाइट के वेव फ्रंट्स होंगे आपको नजर नहीं आएंगे, बट जो उसके अराउंड लाइट के वेव फ्रंट्स है जिससे लाइट प्रोपेगेट करके आपकी आंखों तक आ रही है, ह्यूजन की थियरी के अकॉर्डिंग वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। तो ये ह्यूजन्स कंस्ट्रक्शन का भी पूरा टॉपिक आता है, इससे आगे हम वही करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स की अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाए, व्हाट आर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, तो आप क्या लिखोगे? लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स नियर ए लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। बस इतना सा चेंज करना है, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, और बाकी खत्म। इज कॉल्ड विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। सो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया। इसका डायग्राम सर अगर बनाना पड़े तो कैसा होगा? ये मैंने लीनियर सोर्स ऑफ लाइट बना दिया, इसमें से लाइट की रेज ऐसे बना दो, 3-4 डायरेक्शन में शो कर दो, वैसे तो बहुत सारी हैं। इसके अराउंड सिलेंडर बना दो, ये सिलेंडर ऐसे नीचे तक कंप्लीट कर दो, ऐसे कहीं और भी बना दो रेज, 2-3 जगह बना दो ऐसे। सो ये रेज है। और यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारे सामने आ रही है जो इस थियरी का पार्ट है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या वो चीज़ है। देखिए जो वेव फ्रंट होता है ना, एक्चुअल में ये एक सरफेस जैसा होता है लाइट के लिए। जैसे यहाँ स्फेरिकल सरफेस है, जैसे बॉल का सरफेस होता है, यहाँ पे एक सिलेंडर है उसका सरफेस है, तो एक सरफेस होता है ये। और जो रे है वो एक लाइन होती है, रे इज ए लाइन, काइंड ऑफ लाइन। तो ये जो रे होती है ये वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आगे जाके जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे
अगर आपको इस तरह से वेव फ्रंट्स दे दिए, उसने बोल दिया 3 वेव फ्रंट्स हैं, रे ड्रॉ करो, तो तीनों का परपेंडिकुलर, रे हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये पॉइंट याद रखना। ये रे है और ये तीनों प्लेन वेव फ्रंट्स हैं जो भी मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पर भी आप देख लीजिए हर जगह 90 डिग्री का एंगल, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी 90 डिग्री का एंगल रहता है, वैसे यहाँ पर भी हर किसी वेव फ्रंट में और लाइट की रे के अंदर एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं कौन सा सोर्स है। सो नेक्स्ट इज थर्ड टाइप इज प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट नाम से पता चल रहा है एक सरफेस जैसा होगा, प्लेन सरफेस जैसा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, बट ये किस केस में होता है? सो द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स of medium vibrating in same phase when the source of light, जहाँ से वो लाइट आ रही है उसका सोर्स is at infinity। infinity मतलब very large distance, जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से काफ़ी दूर है, ठीक है। सो अगर ये केस है हमारा, तो हमारा वेव फ्रंट प्लेन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट सोर्स है लाइट का, ये इसके ऐसे सफियर्स बन रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं और लाइट से ट्रैवल कर रही है। अब बहुत दूर जाके काफ़ी बड़ा सफियर बनेगा, उसका छोटा सा पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट, तो वो एक प्लेन जैसा नज़र आएगा। बस यही चीज़ है। तो प्लेन वेव फ्रंट्स कैसे बनाने हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स को अगर आपने ड्रॉ करना है तो इस तरह से रेज बना देंगे लाइक दिस। ये लाइट की रेज हैं, बीम ऑफ लाइट कह सकते हो। और प्लेन वेव फ्रंट हम आगे आने वाले टॉपिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये रेड लाइंस जो हैं ये प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। जब तक मीडियम नहीं चेंज होता, ये स्पेसिंग बिटवीन द वेव फ्रंट सेम रहेगी, हर जगह डी रहेगा जब तक मीडियम नहीं चेंज होता। अगर लाइट रेज किसी दूसरे मीडियम में चली जाती हैं, डेंसर मीडियम के अंदर, तो ये वेव फ्रंट्स पास पास आ जाते हैं। जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम के अंदर चली जाती है, रेयर मीडियम का मतलब है भाई ग्लास में से आई और एयर में चली गई। इमेजिन करो, ग्लास में से आई, ग्लास मतलब स्लैब है ग्लास की, उसमें से आई और एयर में चली गई, तब वेव फ्रंट दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी मैं लिखवाता हूँ ये वाले पॉइंट्स भी, ठीक है। तो दीज आर प्लेन वेव फ्रंट्स। एक और डायग्राम बना सकते हैं। मान लो ये रेज है हमारी ऐसे। सो अगर आप और अच्छा डायग्राम बनाना चाहते हो इस टॉपिक के अंदर, तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। दीज आर लाइक शीट्स प्लेन वेव फ्रंट्स, ठीक है। 3 बना के दिखा देते हैं और उनमें स्पेसिंग बता देते हैं सेम रहेगी जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा। सो ये 3 तरह के वेव फ्रंट्स हैं जो आपको एग्जाम में एज ए डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। अब हम करेंगे ह्यूजेंस थ्योरी ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर हमें प्रॉपर वेवलेट्स क्या होते हैं बताना है, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं बताना है, और एक कंस्ट्रक्शन करके बताते हैं विच इज़ कॉल्ड ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन। सो ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करेंगे। तो ये आप अभी इतना लिखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल करेंगे। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जो अभी तक पढ़ा है कि ये वेव फ्रंट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से लाइट ट्रैवल करती है। तो एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ आपको लिख के आना है अगर ये पूछा जाएगा। सो ह्यूजेंस प्रिंसिपल, और इसको आप वेव थ्योरी भी बोल सकते हो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपेगेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पहला पॉइंट लिख देते हैं फिर समझाएंगे आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the light travels through an hypothetical medium तो चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मीडियम चाहिए, मीडियम कॉल्ड ईथर। ये उसका नाम था। आप गूगल पे ईथर सर्च कर सकते हो, व्हाट इज ईथर। ईथर एंड द लाइट ट्रेवल्स एज फॉलोस। कैसे करती है नीचे लिखेंगे। तो पहले आपको समझा देते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है कि मान लो यहाँ पे आपके पास एक लाइट का सोर्स है। ये मैंने एक पॉइंट सोर्स माना लाइट का, ब्लैक कलर की लाइट है इसकी। ब्लैक कलर की लाइट कहाँ होती है, आप इसको रेड कलर इमेजिन कर लो, ठीक है। तो ये लाइट का एक सोर्स है।
अब वो कहते हैं कि भाई इसके बहुत पास जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनको मिला के हमने एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाना है। जो पार्टिकल्स सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं, जो बहुत इसके पास हैं, उनको आपस में मैंने जोड़ दिया सारे पार्टिकल्स को, और जोड़ने के बाद लोकस बना दिया। वो जो लोकस है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बट इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ये एक प्राइमरी है जो अगले वालों का सोर्स भी करेगा, एक्ट करेगा। तो ये एक प्राइमरी वेव फ्रंट है, याद रखना है। ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है इसके ऊपर हर एक पॉइंट एक नए सोर्स का की तरह बिहेव करता है, एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं रेड कलर में यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगाऊं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, क्योंकि ये डिस्टेंस कहाँ पे लेना है सर, ये डिपेंड करेगा आप कितने टाइम बाद देख रहे हो। ठीक है, तो मान लो कुछ टाइम बाद ये कुछ पॉइंट्स बने रेड कलर वाले, सेम डिस्टेंस से मैंने लगाए। अब ये एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट है। वो कह रहा है कि उस वेव फ्रंट के ऊपर, प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर अगर आप इस तरह के कुछ पॉइंट्स इमेजिन करेंगे, दे एक्ट लाइक न्यू सोर्स ऑफ लाइट। वहां से फिर से लाइट जनरेट हो रही है, तो वो जो न्यू सोर्स ऑफ लाइट है, तो फिर इसके भी वेव फ्रंट बनेंगे प्राइमरी वाले ऐसे। तो वहां छोटे छोटे स्फीयर बनाएंगे हम ऐसे, ये ठीक है। तो ये मैं बना रहा हूं, आपने भी एग्जाम में ना ऐसे बना के आनी है ये पूरी, ऐसे ये ठीक है। सो ये जो रेड सर्कल्स हैं, स्फीयर्स हैं, बेसिकली सर्कल ड्रॉ करें हैं, इनको बोला जाता है वेवलेट्स। वेवलेट का मतलब वो जो न्यू सोर्स ऑफ लाइट था उसके अराउंड हमने फिर से सेम फेज वाले पॉइंट्स को लोकेट किया और छोटे छोटे स्फीयर ड्रॉ कर दिए। दे आर कॉल्ड वेवलेट्स। अब इनको अगर मैं इनके सरफेसेस को ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे सारे सरफेसेस के ऊपर, सारे वेवलेट्स के ऊपर हमने ऐसे टेंजेंशियल सरफेस बनाया एक। ये जो नया वाला टेंजेंशियल सरफेस है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो अगर आप समझ लेंगे फिर लिखना आसान हो जाएगा, एग्जाम में तो लिख के आना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट, वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। वेवलेट सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है छोटे छोटे सर्कल्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब फर्दर हम लाइट को प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो फर्दर फिर से इस पे पॉइंट्स बनेंगे ऐसे। अगेन ईच पॉइंट ऑन दिस सेकेंडरी वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वहाँ से जो पॉइंट्स बने हैं ये नई डिस्टर्बेंस को जनरेट कर रहे हैं मीडियम के अंदर, क्योंकि मीडियम इमेजिन कर लो, ये सारा मीडियम इसके अराउंड ईथर है जिसकी मैंने अभी बात करी है, उसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। ईथर के ही पार्टिकल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि ईथर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए फिर ये थियरी जो है डिस्कार्ड कर दी गई थी। चलिए, तो अब इसके बाद फिर से यहाँ बनेंगे ऐसे, इस तरह से ना, इस तरह से फिर से बनेंगे डिफरेंट तरह के। ब्लू कलर में मैंने बना दिए ऐसे सफियर्स, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ बना देता हूँ, बाकी पीछे रहने देते हैं। सो ये नए वाले वेव फ्रंट्स बन गए। इनको ज्वाइन करने के बाद ऐसे इनके ऊपर भी अगर मैं एक ऐसे टेंजेंशियल सरफेस बना दूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो मैं नया वाला सरफेस बना रहा हूँ इसको मैं बोल रहा हूँ टेंजेंशियल सरफेस। टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल टू व्हाट, टेंजेंशियल टू ऑल द वेवलेट्स। तो ये एक नया वेव फ्रंट बनेगा सेकेंडरी के बाद, नेक्स्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। तो इस तरह से ये ऐसे ट्रैवल करती जाती है। इमेजिन करिए इसको एनिमेशन की तरह, ऐसे लाइट का सोर्स जैसे ही ऑन किया छोटे छोटे गोले बनने शुरू हुए ऐसे, उसी टाइम नेक्स्ट, उसी टाइम नेक्स्ट, इस तरह से। अब इसकी रेडियस कितनी होगी अगर हम किसी वेव फ्रंट या वेवलेट की रेडियस की बात करें, जैसे यहाँ पे हमारा सोर्स था, ये मान लो रेड वाला सोर्स है, तो इसकी एक रेडियस होगी ना। ये सर अगर सफ़ियर बना रहे हो तो सफ़ियर की रेडियस तो होगी। तो ये जो रेडियस होती है आर, ये सी टी के बराबर होती है। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, टी इज़ द टाइम आफ्टर विच यू आर ऑब्जर्विंग द वेव फ्रंट्स। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये सी टी के बराबर होती है। तो इस तरह ही अगर मैं नई वाली रेडियस की बात करूँ, सर यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ कितनी है, तो ये होगा सी टाइम्स ये वाला टाइम, सी इंटू टी। अब T2 ले लो, ये बड़ा वाला टाइम। जितनी देर बाद भी आप उसको देखोगे उतना बड़ा वेव फ्रंट आपको नज़र आएगा। वैसे नज़र नहीं आता, ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है उस प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो ये ह्यूजन की थ्योरी है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में जब बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। तो ये उसमें हम ऐसे ही बना के आएंगे। फिर फर्दर उसके बाद एक और वेव फ्रंट हम यहाँ शो कर सकते हैं, फिर एक और वेव फ्रंट शो कर सकते हैं। वैसे स्फेरिकल पूरी चारों तरफ बनेंगे। अब हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। सो पहला पॉइंट है ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग
in same phase very near to the source of light form a primary wavefront। तो ये पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बता दिया वो बन जाएगा हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकेंड पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट। मैंने इस तरह से करवा रहा हूँ आपको याद हो जाए, साथ साथ आराम से लिखो, याद कर लो, साथ साथ ही लर्न हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो ईच पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स like a source of new disturbance। They form new wavefronts of radius r is equal to ct at time t। These new wavefronts है, ये भी wavefronts ही, बट उनका एक स्पेशल नेम है, आर कॉल्ड वेवलेट्स। तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है जो आप लिख के आएंगे तो अच्छी बात है। सो ये हो गया कि भाई इसके ऊपर हर एक पॉइंट एक नई डिस्टर्बेंस को जन्म दे रहा है और वहां से हमारे पास वेवलेट्स बन गए हैं। थर्ड पॉइंट, ए सरफेस, अब सरफेस की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने रेड वाले बनाए थे फिर ब्लैक वाला सरफेस बनाया ना। सो ए सरफेस ड्रॉन टेंजेंशियली टू द वेवलेट्स, जो हमने वेवलेट्स बनाए हैं उनको मिला देना है, सरफेस बना देना है, फॉर्म्स सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। सो इन दिस वे न्यू वेव फ्रंट्स आर जनरेटेड and light travels through a medium। ठीक है, तो ये आप सारे पॉइंट्स छोटा सा लिखवाया मैंने, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत होती। बट अगर आपको ह्यूजेंस प्रिंसिपल या वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपेगेशन आ जाए तो उसमें आपने ये डायग्राम बनाना है, एक डायग्राम और ऐड करना है इसके अंदर। अगर हमारे पास लीनियर सोर्स होगा लाइट का, इसके अराउंड इस तरह से सबसे पहले वाला जो हमारा वेव फ्रंट बना, ये सारे पॉइंट्स का लोकस बना रहा हूँ मैं जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, बीच वाली लाइन, उसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मैंने बनाया है, ये प्राइमरी वाला है। फिर आपने इसके एक ही साइड पे शो करना है, वैसे दोनों तरफ चला जाएगा इजी करने के लिए। तो अब यहाँ पर हर एक पॉइंट एक्ट्स लाइक सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स लगा देंगे। अब इसके अराउंड जो वेवलेट्स बनने हैं बच्चे, वेवलेट्स स्फेरिकल शेप के ही बनने हैं, इसीलिए उसका नाम वेवलेट रखा है। तो यहाँ ऐसे सफियर्स ही बनाने हैं आपको, और इनका फिर हम सरफेस टच करके बनाएंगे। हम आफ्टर टाइम टी देख रहे हैं ना, तो ये रेडियस आर इज इक्वल टू सी टी होगी। मैं यहाँ सी टी लिख देता हूँ छोटा सा, सी टी, ये रेडियस भी सी टी। सो जब भी आप देखोगे टी टाइम के बाद उतनी रेडियस आपको नज़र आएगी, उतने बड़े बड़े वेवलेट्स होंगे। वैसे बहुत छोटे बनाते हैं हम ये। तो इस तरह से सर्कल्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, बेसिकली सफ़ियर है ये। तो बनाने टाइम सर्कल हैं, इमेजिन करते टाइम सफ़ियर्स हैं। अब इसको फिर इनके ऊपर हम एक टेंजेंशियल सरफेस से बना देंगे, ऐसे सीधा ही बनेगा टेंजेंशियल सरफेस। इन सबको टच करके जा रहा है, जहाँ नहीं टच कर रहा करवा देते हैं धक्के से। चलो आप करवा देना, पेंसिल से बनाना, इसमें गलती ना हो, ठीक है। तो ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। ये जो नया वेव फ्रंट है ये सेकेंडरी है, इससे आगे मत जाना और रेज को ऐसे शो कर देना कि भाई इस तरह से लाइट की रेज जो हैं वो जा रही हैं और लाइट जो है ऐसे प्रोपेगेट कर रही है। तो सिर्फ इस सेक्शन के अंदर नहीं करेगी, याद रखना, इधर भी करेगी, दोनों तरफ करेगी, तीनों तरफ करेगी, चारों तरफ करेगी, 3D के अंदर हर तरफ करेगी। सो इस तरह से ये डायग्राम आप बना सकते हैं फॉर ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दीज
काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ भी पूछा जाए इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं। तो मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वेव फ्रंट्स के बारे में जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आएंगी। इसको आप नोट डाउन कर लो। नंबर 1, द सेपरेशन बिटवीन टू वेव फ्रंट्स remain same in an homogeneous isotropic medium। ठीक है, यहां पे ऐड कर देते हैं as long as medium remains same। बात वही है बट थोड़ा इजी लैंग्वेज में, medium remains same। क्या मतलब है इसका? अगर मान लो सारी जगह एयर ही है, ये सारा मीडियम हमारा एयर है, उसके अंदर अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसके अंदर मान लो ये आपने रेज बनाई हैं, इन्फिनिटी से लाइट की बीम आ रहा है हमारे पास, तो वेव फ्रंट्स की सेपरेशन सेम रखनी है। मैंने पहले ही बताया आपको, वेव फ्रंट सेम डिस्टेंसेस पे आपको बनाने हैं। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, और डिपेंड करेगी सेपरेशन की मीडियम कैसा है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहेगी। होमोजीनियस का मतलब होता है जिस मीडियम की डेंसिटी हर जगह सेम हो, चेंज ना हो। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि मीडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डायरेक्शन डिपेंडेंट ना हो, इस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है उस डायरेक्शन में कुछ हो रहा है, ऐसा ना हो। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट नोट में कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जो लाइट की रे को टाइम लग रहा है, बेसिकली लाइट ट्रैवल कर रही है ना वेव फ्रंट्स की फॉर्म में, ये जो टाइम है यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं T1, वो टाइम सेम रहेगा। T2, T3, वो टाइम नहीं चेंज होगा, टाइम विल बी सेम। अगर हम मीडियम भी चेंज कर दें तब भी टाइम सेम रहेगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा दूसरे मीडियम के अंदर अगर मीडियम हमारा डेंसर है, लेकिन T1, T2, T3 दे विल बी इक्वल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेकंड पॉइंट, समझने वाला है, क्योंकि इसी को यूज करके हमने स्नेल्स लॉ प्रूव करना है भाई, याद रखना। इसी को यूज करके हमने I इज इक्वल टू R प्रूव करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू नेक्स्ट वेव फ्रंट remains same, even, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, even if the medium is changed। ठीक है, अगर आप मीडियम को चेंज भी कर दोगे तब भी टाइम उतना ही लगेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट इज रेज आर ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं, रेज आपको दी हुई हैं, दे आर ऑलवेज ड्रॉ परपेंडिकुलर टू रेज। हर पॉइंट पे रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही होगी, इसको याद रखना। एंड द लास्ट पॉइंट इज द स्पेसिंग, सेपरेशन की बात कर रहा हूं, द स्पेसिंग बिटवीन वेव फ्रंट्स इन ए डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर है बेसिकली, वो आपको पता है, रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा, इन अ डेंसर मीडियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेव फ्रंट्स इन ए रेयर मीडियम। तो ये ना पॉइंट्स क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई आपके अच्छे से नोट्स बन जाए, क्योंकि आपको तो एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा ना, सिर्फ कहानियाँ तो बता के नहीं आओगे एग्जाम में। सो इसलिए आप भी कॉपी पे नोट्स बनाओ साथ साथ। मैं आपके PDF नोट्स ना शेयर भी करूँगा आपके साथ, वो मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी डालूंगा। तो लेकिन आप फिर भी अगर बना लोगे साथ साथ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये पॉइंट्स नोट कर लो। अब हम कुछ लास्ट जाते जाते कुछ वेव फ्रंट्स ड्रॉ करके जाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, CBSE में खास करके पूछे जाते हैं। सो आई होप आपने नोट कर लिया इसको, सारे पॉइंट्स याद रखना, समझने वाले हैं। लास्ट पॉइंट का एक डायग्राम बनाना रह गया, वो मैं बना देता हूँ। जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, तो उसके अंदर मान लो ये हमारे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं,
ये क्या बना दिया सर, ये वेव फ्रंट्स हैं, क्योंकि रे ऐसे आती थी लाइट की, आपने बनाया होगा लास्ट चैप्टर में, रिफ्रैक्शन ऐसे रे ऑफ लाइट आई, ये हमारा नॉर्मल है, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे रे ऑफ लाइट, वो आपने पढ़ा है ना। तो अब ये वेव फ्रंट्स हैं, क्योंकि हमने उसके परपेंडिकुलर इस तरह से जो लाइंस लगाई हैं, बेसिकली प्लेन सरफेसेस हैं, लाइट हमारी इन्फिनिटी से आ रही है। सो आप एक लाइट रे की जगह 2-3 भी शो कर सकते हैं। मान लो एक लाइट रे सेम कलर से लेते रेड से, मान लो एक लाइट रे यहाँ पे गिरी और एक लाइट रे यहाँ पे गिरी, एंगल हर जगह सेम बनेगा। अब ये सारी की सारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है। ये मीडियम रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये डेंसर है। अब इसके अंदर जब लाइट ट्रैवल करेगी जाएगी, तो मैं ब्लैक में ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे मीडियम में, दे विल बेंड लाइक दिस, सारी ऐसी रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल। अब इसके अंदर वेव फ्रंट्स कैसे बनाने हैं दूसरे मीडियम के अंदर। सो यहाँ पे अगर आपने वेव फ्रंट्स बनाने हैं तो इस पॉइंट से शुरू कर लो, ये पहला बना दिया मैंने, ध्यान रखना परपेंडिकुलर लगे। दूसरा इसके पास बनाना है, तीसरा इसके पास बनाना है। तो ये डायग्राम वैसे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, क्या है डायग्राम, ड्रॉ वेव फ्रंट्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तब भी यही बनना है, और उस पॉइंट के साथ तो है ये जो मैंने अभी लिखा था। सो क्या फ़र्क लग रहा है आपको, देखो ना यहाँ दूर दूर बनाए हैं थोड़े से, ये स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लास्ट वाला हमारा, चलो तो ये थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है, डी ये थोड़ी छोटी है, पास पास बनाए ए। सो डी इज़ ग्रेटर देन ए। जहाँ स्पेसिंग ज़्यादा होगी मीडियम रेयरर होगा, जहाँ स्पेसिंग कम बनाओगे वेव फ्रंट्स के बीच में वो मीडियम डेंसर होगा, तो इसका ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है वेव प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, वेव थियरी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास एक लेंस है, इसमें से वेव फ्रंट कैसे बनाने हैं। ये लेंस है, लेंस से रिफ्लेक्शन शो करनी है हमें। सो हम पहले रेज बना लेते हैं। आपको पता ही है कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आए लेंस के केस में, तो वो यहाँ फोकस होता है एक पॉइंट जहाँ पे पूरी की पूरा बीम जो है वो कन्वर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे वेव फ्रंट्स भी कन्वर्जिंग होंगे। कैसे होंगे वेव फ्रंट्स, पीछे से तो ऐसे पैरेलल आएंगे, यहाँ तक बनाने हैं, लेंस के अंदर नहीं बनाने, थिन लेंस है, ठीक है। तो ये स्पेसिंग सेम रखना, अगर यहाँ सेम नहीं भी बनी, आपने एग्जाम में ध्यान देना है सेम रखना। अब जब लाइट ऐसे बेंड हो रही है तो ये तो पॉइंट सोर्स बन गया ना, ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेंगे ऐसे, थोड़ा पार्ट ही बनाना, सारे नहीं बनाने। अब इस तरह के वेव फ्रंट्स को बोला जाता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, अगर आपको पूछ लिया जाए कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपने ये डायग्राम बनाना है। ऐसा ही एक वेव फ्रंट हमारे पास मिरर के केस में भी बनता है, जब हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है। ये कौन सा मिरर है, ऐसे मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इस पर भी अगर हमारे पास एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाके स्ट्राइक करेगा लाइक दिस, एक सेंटर में बनाना, ठीक है, ऐसे गया एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यहाँ बना दिया फोकस, तो ये ऐसे बेंड होता है ना बीम, आपको पता ही है, ये वाले वापस आ जाती है यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक पॉइंट सोर्स ही है। तो यहाँ तक पहले आप ऐसे प्लेन वेव फ्रंट बना देना यहाँ तक, उसके बाद आपने कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स बनाने हैं, तो वो ऐसे बन जाएंगे। कोशिश करना स्पेसिंग सेम रहे। सो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट की एग्जांपल्स हैं दोनों। तो अगर आपको पूछा जाए ड्रॉ एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स या ड्रॉ वेव फ्रंट्स फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ वेव फ्रंट टू शो द रिफ्लेक्शन बाय ए कॉनकेव मिरर, तो आपको ये बनाने हैं सारे, ठीक है, ये नोट कर लेना सब कुछ। अब ऐसे ही हमारे पास थर्ड केस होता है डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स का। ये ना एग्जाम में पूछे जाने हैं 1 मार्क 2 मार्क में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ कॉनकेव यूज़ करना है, याद रखना कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में भी पहले हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनेगा जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये ऐसे डाइवर्ज करता है ना, ऐसे ये सीधी चली जाएगी, डाइवर्ज करता है। अब इसको हम ऐसे बैक इम्पोज करते होते थे, और ऐसे यहाँ फोकस यहाँ पीछे होता था, -f इसकी फोकल लेंथ होती है, सब पढ़ा हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। सो इस केस में वेव फ्रंट कैसे हैं, देखिए ये ऐसे बनेगा,
बड़ा हो रहा है वेव फ्रंट। ये क्या हो रहा था, ये ऐसे लाइट गई, छोटा हो रहा है वेव फ्रंट्स, लाइट गई, छोटे हो रहे हैं वेव फ्रंट्स। एनिमेशन है ये पूरी, ऐसे लाइट जा रही है फिर छोटे हो रहे हैं, लाइट जा रही है छोटे हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे लाइट जा रही है, ऐसे एक्सपैंड हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना आपको एनिमेशन चला के भी दिखाऊंगा वेव फ्रंट्स की, एक वीडियो डालूंगा छोटी सी, जिसमें मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगा जिसमें ये वेव फ्रंट्स कैसे ट्रैवल करते हैं, आपको प्रॉपर्ली शो करेंगे। तो ये हमारा इस केस में बन गया डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। और लास्ट वाला डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये आपका होमवर्क है, आप बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनता है वो आपको बनाना। आज के इस लेक्चर में हम स्नेल्स लॉ का प्रूफ करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, और एक हम करेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों जो लॉज हैं इनका प्रूफ हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट थ्योरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली आपको सीबीएसई के जो फाइनल एग्जाम्स आएंगे उसमें डायरेक्ट डेरिवेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। सो हमारा है लेक्चर नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो आपको पता है कि एक हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये हमारे पास मान ले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इट इज़ ए प्लेन मिरर। यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे सरफेस है और ये नॉर्मल है। अब बच्चे यहाँ से कोई रे अगर किसी एंगल आई पे स्ट्राइक करेगी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्या होता है ये, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम आर आर लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये वाला एंगल नॉर्मल में और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे डायग्राम है किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। सो अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फ्रंट थ्योरी। सो वेव फ्रंट थ्योरी में हमारे पास वेव फ्रंट्स होते हैं, रेज की जगह हमारे पास वेव फ्रंट्स होते हैं। तो वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं ध्यान से देखेंगे। जैसे ये हमारे पास इंसिडेंट रे है ना, तो रे के परपेंडिकुलर इस तरह से हम वेव फ्रंट्स बना सकते हैं लाइक दिस। तो ये वेव फ्रंट्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पे और यहाँ से फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं। तो आप ऐसे एक एनिमेशन से इमेजिन कर सकते हो, ऐसे वेव फ्रंट गिरते चले जा रहे हैं और स्ट्राइक करके उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। सो ये वेव फ्रंट्स जो हैं दे आर प्लेन वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट्स। और यहाँ पे दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है कैसे इसको प्रूव करना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट 1 से वेव फ्रंट 2 तक जो लाइट के जाने का टाइम होता है बच्चे वो सेम होता है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम, चाहे मीडियम चेंज हो जाए तब भी, मीडियम ना चेंज हो तब भी। यहाँ पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी लाइट है ये ऊपर वाला जो भी मीडियम है वहाँ से आ रही है और सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इस केस में भी जो टाइम इंटरवल होगा बिटवीन टू वेव फ्रंट्स दैट इज ऑलवेज इक्वल, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो ये है, पहले समझ लेंगे ध्यान से फिर इसको यूज़ करेंगे डेरिवेशन में। देखिए ये देखिए नॉर्मल है, अब नॉर्मल के साथ हमारी इंसिडेंट रे ये है, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ एक इस पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है जहाँ पे लाइट हमारी गिरी है जाके और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, बट मैं यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस इज वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, आई होप आपने पढ़ा है और आपको याद है। वो प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो वेव फ्रंट होता है ये इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा। अगर मैं एक वेव फ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, मान लो ये मैंने ड्रॉ कर दिया ब्लू कलर में, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। सो दीज आर वेव फ्रंट्स, जैसे मैंने यहाँ भी बनाया है ना, तो हर जगह वेव फ्रंट रे के ऐसे परपेंडिकुलर होता है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेगी। सो अगर ये वेव फ्रंट है हमारा ब्लू वाला, तो ये वाला एंगल ध्यान से देखेंगे, ये भी एंगल आई होगा। कैसे समझेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये नीचे वाला, और ये हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है। तो पहले ध्यान से देखें कि इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में, ध्यान से देखिए मेरे इस मार्कर को, इंसिडेंट रे में और नॉर्मल में एंगल आई है।
इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल आई है, ध्यान से सबको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट इस इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, और ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये नॉर्मल का परपेंडिकुलर है। सो मतलब कि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं। सो दो रेज के बीच में जो भी एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स में भी सेम एंगल होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, फिर समझेंगे दूसरे केस में। सो एंगल बिटवीन एनी टू रेज इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर वेव फ्रंट्स। तो आप भी ना ऐसे साइड पे ये कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे ये। अब आप रिफ्लेक्टेड बीम के लिए भी देखिए, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा नॉर्मल है, सो नॉर्मल के साथ हमारी ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे बनाई सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ये हमारा एंगल आर है, ये हमारा एंगल आर है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा, तो वो मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर के साथ। देखिए इस पॉइंट पे अगर मैंने वेव फ्रंट बनाना है इस रे के, ये हमारी रे है, इसका वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। तो जो कॉन्सेप्ट इधर लगाया वो सेम उधर भी लग रहा है, आप ध्यान से देखिए। सो ये वेव फ्रंट है ग्रीन वाला, ये वेव फ्रंट है हमारा, इस वेव फ्रंट में और इस सरफेस में भी ये वाला एंगल जो है ये आर ही होगा। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल, ये अंदर वाला एंगल आई और इधर आर होते हैं। अभी मैं डायग्राम प्रॉपर बनाता हूँ जो आपको फाइनल डेरिवेशन में बनाना है, और यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। फिर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंगल बिटवीन दीज टू रेज इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसका डायग्राम बनाते हैं कि हमें जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमने कितना करना है और क्या करना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दिस। यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, ये हमारा नॉर्मल एन। चलो इंसिडेंट रे पहले हम बनाएंगे, ये हमारी इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से एक रे की बजाय हमारे पास बीम ऑफ लाइट, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये दूसरी। तो दोनों रेज को मिला के आप ऐसे एक बीम इमेजिन कर सकते हो इस तरह से। ये दोनों हमारी इंसिडेंट रे हैं और दोनों का बीम बोल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है वैसे यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना आपको। सो ये हमारा दूसरा नॉर्मल, थोड़ा इधर आएगा, ये हमारा दूसरा नॉर्मल एन डैश, एक एन और दूसरा एन डैश। अब यहाँ पे अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन अभी इसको नहीं बनाना। हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे इधर चली गई। यहाँ से भी चलो बना लेते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइक दिस, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट पैरेलल है, थोड़ा नीचे करके दोबारा बनाते हैं। ये आप तो स्केल के साथ बनाओगे ना तो बड़ा अच्छा बनेगा डायग्राम। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे मान रहे हैं एक बीम ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक करके ऐसे चला गया। यहाँ एक सिंगल रे बनाई थी, यहाँ आपको बीम बनाना है, इस तरह से दो रेज बनानी है, पैरेलल रेज। अब वेव फ्रंट्स कहाँ पे है, सो वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सेकेंड रे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने ये ग्रीन कलर में। सो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इसके ऊपर हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक वेव फ्रंट था, ये भी एक वेव फ्रंट था, ये भी एक वेव फ्रंट था। ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे थे और टकराने के बाद यहाँ पे तो देखो लाइट टकरा गई है, इस सरफेस के साथ स्ट्राइक हो चुकी है, लेकिन इसके पैरेलल ये जो पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दूसरी वाली रे अभी चल रही है। ये यहाँ पे स्ट्राइक कर चुकी है, ये अभी चल रही है। चलो ठीक है, ये पहले रिफ्लेक्ट हो गई है, ये बाद में रिफ्लेक्ट होगी, तो सेम बात वो उधर हो रही है। ऐसे ही आपने दूसरे पॉइंट से भी इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, ये वाला परपेंडिकुलर। बाकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो आप भी ऐसे ही एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। अब बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये वाला एंगल, ध्यान से वही वाला कॉन्सेप्ट, ये वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल ऑफ वेव फ्रंट विद सरफेस इज ऑल्सो आई। In this case, angle of this reflected wave front with the reflecting surface is R.
तो ये आपने इंडिकेट कर लेना है कि ये एंगल आई है मेरा और ये एंगल आर है। अभी हम इनके नाम रख लेंगे कुछ तो फिर लिखा जाएगा, बट आपको पहले समझ आनी चाहिए। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक ये ट्रायंगल देखिए आप, यहाँ चलो नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है। ये एल लिख दो यहाँ पे, बी एल इज़ द वेव फ्रंट, सी के लिख दो, सी के इज़ ऑल्सो द वेव फ्रंट। इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ये दो डॉट ट्रायंगल हैं बी सी एल और बी सी के, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये कॉमन साइड है। अगर हम प्रूफ कर दें कि भाई ये साइड एल सी बी के बराबर है, दोबारा देखो एल सी ये वाली साइड बी के बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल आई एंगल आर के बराबर आ जाएगा। अब सिर्फ इतना ही काम है कि हमें एल सी को बी के बराबर प्रूफ करना है। तो बड़ा आसान है, बट थोड़ा सा पहले लिखेंगे। डायग्राम आप साथ साथ बनाइए, वीडियो पॉज करके बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में लिखता हूं कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। सो लेट अस राइट, कंसीडर एन इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट strikes the reflecting surface at B and gets reflected as shown. BL is perpendicular to beam of light is इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये जो हमारा बी एल है ये ऐसे आ रहे थे सारे इंसिडेंट वेव फ्रंट, सो दिस इज अवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ओके। एंड सी के इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एंगल्स, एंगल पहले इस एंगल की बात करेंगे, ए बी एन is equal to एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल दूसरा एंगल हमारा ये है सी के सी, सॉरी एन डैश सी डी, एन डैश सी डी इज इक्वल टू एंगल आर। तो अभी हम रेज की टर्म्स बात कर रहे हैं, तो ये हमारी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई और ये हमारी रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल के साथ एंगल आर। नाउ एज BL is perpendicular to AB, therefore angle एंगल LBC लिखेंगे, सीधा एंगल B भी लिख सकते थे बट LBC लिख लो। LBC is also equal to एंगल I is also equal to एंगल ABN is equal to एंगल I। What is the reason? क्या रीज़न देना है यहाँ पे? ये वाला, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, तो ये रीज़न आपको देना है बिकॉज एंगल बिटवीन टू रेस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ये देख लेना हमने कि बी एल बाई ए बी का परपेंडिकुलर है। सिमिलरली सी के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, सी के इज परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड बीम, या रे भी लिख सकते हैं, आर आर लिख लो, सी डी। देयरफॉर यहां पे कौन सा एंगल है हमारा? एन डैश सी डी, और ये बीच वाला एंगल के सी बी इज इक्वल टू एंगल एन डैश सी डी, ये जो ऊपर लिखा था, और वो हमारा एंगल आर है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। हमें ये पता लग गया कि ये अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं वो हमारे एंगल आई और एंगल आर है। इसके बाद हमें क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं, आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है, नोट्स हैं प्रॉपर। सो नाउ टू प्रूव ट्रायंगल्स BLC एंड दूसरा BKC, एक BLC और एक BKC आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये कैसे प्रूफ करना है, ये अभी प्रूफ हो जाएगा ना, तो मतलब ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो इनको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है वेव फ्रंट थ्योरी को। तो वेव फ्रंट थ्योरी अभी लगने वाली है जस्ट। एक तो हमने वेव फ्रंट थ्योरी में से ये लगाया कॉन्सेप्ट यहाँ पे
कि वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेस, वो हम लगा चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद क्या करना अभी, तो वेव फ्रंट थ्योरी क्या बोलती है बच्चे। वेव फ्रंट थ्योरी हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। ये हमें, ये जो मेन पॉइंट है यही है हमारा कि भाई एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का जो लाइट का टाइम है वो सेम रहेगा। तो आप देखिए कि ये ऐसे बीम आ रहा था, दो ट्रेन इमेजिन कर लो, दो ट्रेन ऐसे आ रही थी लाइट की, एक ट्रेन यहाँ स्ट्राइक कर गई, यहाँ से मुड़ गई, दूसरी ट्रेन अभी इसके बाद आगे जा रही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ है LC जो इस ट्रेन ने कवर किया है। ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पहले यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से दूसरी वेव बाद में स्टार्ट हुई है, तो इधर ये कुछ एक्स्ट्रा पाथ है। तो मतलब लाइट के द्वारा लिया गया समय, लिया गया टाइम L से लेके C तक इक्वल होना चाहिए जो B से लेके K तक है। फिर से सुनिए, लाइट का टाइम फ्रॉम L टू C must be equal to the time taken by light to cover the distance from B to K. This is the main concept wavefront theory के according. So ये अब लगा देंगे। So according to WF theory, the time taken by light from L to C is equal to time taken from B to K। ठीक है, अब ये टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड से। तो डिस्टेंस L से लेके C तक आप LC लिख सकते हो, LC डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट। आप चलिए V लिख दीजिए, मीडियम के अंदर V मान लेते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा इधर हमारा डिस्टेंस है BK, और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट का मीडियम सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। तो अगर मीडियम नहीं चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी, है ना। मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होती है ना, अभी स्नेल्स लॉ करेंगे वहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा। सो इस केस में हमारे पास आ जाएगा BK/V, स्पीड सेम रहेगी क्योंकि लाइट उसी मीडियम से आई है जिसमें वो चली गई, सेम मीडियम के अंदर है ना, तो टाइम विल बी सेम। तो यहाँ V से V कट जाएगा बस, तो यहाँ आ गया LC इज इक्वल टू BK। तो हमें पता लग गया कि ये जो एक्स्ट्रा पाथ्स है ना दोनों बीम ऑफ लाइट के वो सेम है। तो अगर LC BK के बराबर है, एंगल L एंगल K के बराबर है, वो 90 डिग्री, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वेव फ्रंट हमेशा इक्वल 90 डिग्री पे होते हैं रेज के। और तीसरा हमारे पास BC जो है इज कॉमन साइड। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। देयरफॉर ट्रायंगल्स ये वाले BLC एंड BCK आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है कि हमारे पास ये दो अंदर वाले एंगल्स ये बराबर होंगे। LBC एंगल LBC इज इक्वल टू एंगल KCB ये वाला KCB। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये हम पहले इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं कि LBC I है और KCB R है, तो मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, हैंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछी जाएगी CBSE और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में, और इवन किसी भी स्टेट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्नेल्स लॉ करेंगे। वीडियो पॉज कर लो और नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब हम स्नेल्स लॉ का प्रूफ करेंगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है टू प्रूव sin I by sin R is equal to mu2 by mu1 is equal to constant। mu2 by mu1 को हम mu भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो मान लो ये हमारे पास एक मीडियम है नीचे वाला जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 है, और एक मीडियम ऊपर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है। mu1 की डेफिनेशन है C/V1, mu2 की डेफिनेशन है C/V2। C स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, V1 स्पीड ऑफ लाइट होती है उस मीडियम के अंदर। ऐसे ही मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये लॉ बोलता है कि अगर ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसे एक रे ऑफ लाइट आई, दिस इज इंसिडेंट रे, सेम वैसे ही दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम वैसे ही। अब लाइट दूसरे मीडियम में जाने वाली है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उस केस में मान लो किसी एंगल पे बेंड हो गई,
इधर भी जा सकती थी, नीचे भी आ सकती है। सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर। सो हमारे पास इन दोनों एंगल के साइंस की रेशो इसके बराबर होती है। इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 टाइम्स साइन आई, इस मीडियम के अंदर μ1 टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू दूसरे मीडियम के अंदर μ2 टाइम्स साइन आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये कांस्टेंट होती है ये चीज़, म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हो इस लॉ को कि जो म्यू साइन थीटा होता है वो कांस्टेंट होता है। म्यू जो है मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थीटा उसी मीडियम के अंदर एंगल, इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद नॉर्मल। सो दिस इज द लॉ। ऐसे लिख लो चाहे इसको, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो। और ये जो μ1 μ2 होते हैं दे आर ऑलवेज कांस्टेंट्स, तो इसको चाहे इक्वल टू कांस्टेंट लिख लो। तो ये लॉ अभी हमने वेव फ्रंट थ्योरी से प्रूव करना है, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा दूसरा मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल, यहाँ से आ रही थी इंसिडेंट रे। अब जैसे मैंने बताया इस केस में ना बीम बनाना है, तो इसके पैरेलल मैंने ऐसे एक और रे बना दी, ये भी इंसिडेंट रे ही है। ऐसे यहाँ मैंने ए पॉइंट लगा दिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से दो नॉर्मल बनेंगे जैसे मैंने लास्ट केस में बनाए थे। दूसरा नॉर्मल यहाँ बनेगा जहाँ हमारी दूसरी रे जाके स्ट्राइक करती है, बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे बच्चे वेव फ्रंट कैसे बनेगा, फिर से वही चीज़, इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है। सो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ मैंने बी पॉइंट माना था, ऐसे एल बोला था, यहाँ भी वैसे ही मान लिया। यहाँ मैंने सी पॉइंट माना था, सी मान लिया। अब ये हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं। सो रिफ्रैक्शन में हमारी जो लाइट है वो दूसरे मीडियम में जा रही है। सो दूसरे मीडियम के अंदर मान लो थोड़ी सी बेंडिंग हुई, रेड कलर से बनाते हैं, हमारी रेज थोड़ी थोड़ी बेंड होगी लाइक दिस। पैरेलल बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये हमारी हैं रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। सो ये दोनों रेज के ऊपर ऐसे एरोज बना दिया करो, नहीं तो पता नहीं चलता रे कौन सी है। अब फिर से यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टेड बोल दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने यहाँ पे सी के। तो सी के इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, बी एल इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। बी एल थोड़ा परपेंडिकुलर लग नहीं रहा, बनाते हैं इसको अब, ठीक है। सो ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये ऐसे बहुत सारे वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, आने के बाद ऐसे दूसरे मीडियम में जा रहे हैं। तो अब इस केस में ना डेंसर मीडियम मैंने बनाया नीचे वाला, तो आप ना वेव फ्रंट्स की स्पेसिंग को थोड़ा कम कर दोगे। ये हमारा डेंसर मीडियम है, यहाँ लिख देंगे μ2 ग्रेटर देन μ1। सो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है वो डेंसर होता है, डेंसर। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गई है। अब बच्चे फिर से वही कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें साइन आई बाय साइन आर की रेशो निकालनी है। तो हम साइन आई साइन आर निकाल लेते हैं, दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, उसमें से निकाल लेते हैं। तो बड़ा आसान है, पहले थोड़ा लिख लेंगे। कंसीडर बी एल इज इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी के इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंगल ए बी एन, यहाँ एन लिखेंगे, ए बी एन, ये वाला ए बी एन, आई है ना हमारा, इक्वल टू एंगल आई, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी एल बी सी। वाई? because angle between two rays is equal to angle between their perpendicular, सेम रीजन, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आई ही होगा, अगर ये बाहर वाला एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, पहले ये कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एंगल ये वाला आर है, यहाँ एन डैश लिखेंगे, एन डैश सी डी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमें पता ही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल दिस बी सी के, ठीक है। वही सेम रीजन, बिकॉज सेम रीजन। अब ये हमें पता लग गया कि ये एंगल आर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में से एक ये वाला ट्रायंगल,
BCl और एक ये वाला BCK, इनमें से साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है। सो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BLC, साइन आई क्या होगा, साइन आई होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आई के सामने वाला परपेंडिकुलर है विच इज CL अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज BC। फ्रॉम ट्रायंगल नीचे वाला BCK, साइन आर क्या होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है BK इज परपेंडिकुलर एंड BC इज हाइपोटेन्यूज। तो दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, साइन आई साइन आर दोनों की रेशो निकालनी है, साइन आई बाय साइन आर। साइन आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे CL अपॉन BC इंटू डिनोमिनेटर में ये होना चाहिए, तो जिसका BC ऊपर आएगा और BK नीचे आएगा, तो ये दोनों कट गए, CL बाय BK आ गया। सो दिस इज CL बाय BK, दिस इज इक्वेशन 1। अब हमारी वेव फ्रंट थ्योरी लगेगी, इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू वेव फ्रंट थ्योरी फिर से वही कॉन्सेप्ट, द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। मतलब L से लेके C तक जो टाइम लगेगा, ऐसे वेव फ्रंट स्ट्राइक करते जा रहे हैं ना, सो L से लेके C तक ये वाली रे हमारी एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, और ये यहाँ पे बाद में स्ट्राइक हुई है C पे, इसके पैरेलल B पे पहले स्ट्राइक हो गई थी, तो दिस इज एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द इंसिडेंट बीम। इन द सेकंड केस दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, BK इज द एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड बाय द रिफ्रैक्टेड बीम। सो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम इसके बराबर होगा L और C को कवर करने में, LC को कवर करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये वेव फ्रंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइट ना ऐसे इकट्ठे वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो हमने लेक्चर 1 में देखा था। सो अकॉर्डिंग टू WF थ्योरी लिखना है पेपर में, ठीक है, टाइम टेकन बाय इंसिडेंट बीम फ्रॉम L to C is always equal to time taken by refracted beam R beam from B to K। चलो अब टाइम कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो इस मीडियम में डिस्टेंस है LC, स्पीड है VC, C ले लेंगे स्मॉल c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या चाहे आप इसको V1 V2 ले लो, तो फर्स्ट मीडियम में V1 ले लेते हैं, V1। सेकेंड मीडियम के अंदर, दूसरे मीडियम के अंदर हमारा डिस्टेंस है BK और स्पीड हम ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करने में V2, इसमें स्पीड V2 है, तो यहाँ से आ गया कि LC बाय BK इज V1 बाय V2, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू V2 बाय V1, LC ऊपर है, V1 बाय V2, और ये जो V1 बाय V2 है अगर मैं यहां से निकाल लूं V1, तो ये क्या बनेगा C बाय म्यू1, और यहां से बनेगा C बाय म्यू2। देखो V2 बनेगा C बाय म्यू2, तो C से C कट जाएगा और आंसर आ जाएगा म्यू2 बाय म्यू1। म्यू2 ऊपर चला गया, म्यू1 नीचे आ गया। सो दिस इज आवर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। सो दिस रेशियो इज इक्वल, रेशियो is constant, sin I by sin R is equal to ratio of refractive indices of these two media। तो ये सिंपल सी डेरिवेशंस हैं दोनों, आप वीडियो को पॉज करके इसको भी कॉपी पे नोट डाउन करिए, ठीक है। इसके बाद हम आज के ही लेक्चर में कुछ कंडीशंस करने वाले हैं कि जब लेंस से बीम रिफ्रैक्ट होता है या किसी प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होता है तो वेव फ्रंट थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं। ये ना शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस में पूछा जाता है CBSE में, तो वो सिंपल सा एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हम इसके बाद करेंगे। आप ये नोट्स बनाइए। सो क्वेश्चन 1, राइट डाउन द कंडीशन टू सेटिस्फाई refraction
थ्रू प्रिज्म अकॉर्डिंग टू WF थ्योरी। तो ये हमारा एक प्रिज्म है ABC। अब यहाँ पे ऐसे ना एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऐसे आया। वैसे तो एक रे हम ऐसे बनाते थे, नॉर्मल होता था, ऐसे एक सिंगल रे बनाते थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता था, लेकिन हम पूरे बीम के लिए कंडीशन लिखेंगे। सो हमारे पास ऐसे एक इंसिडेंट बीम आया और हमें पता है कि प्रिज्म से डेविएट हो जाती है रे किसी एंगल पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो सब चीज़ें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ इंसिडेंट बीम, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड बीम। अब हमारे पास वेव फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो ये रे यहाँ पे पहले स्ट्राइक कर गई, लेकिन अगर मैं इसके परपेंडिकुलर से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो इस पॉइंट के बाद, के पॉइंट के बाद अभी ये रे आगे जा रही है। सो इंसिडेंट रे कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर कर रही है ऊपर वाले एज के लिए, के ए कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर करा है। ऐसे ही सी से अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये जो ए एम है, ए एम, ये भी कुछ एक्स्ट्रा पाथ कवर्ड है बाय द रिफ्लेक्टेड बीम। उसके बाद पैरेलल है, मतलब इसके बाद दोनों रेज इक्वल पाथ कवर कर रही हैं। देयर इज नो पाथ डिफरेंस आफ्टर दिस। इसके पहले भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था। पैरेलल तो बाद में भी है, लेकिन अब डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट कि जो टाइम टेकन है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ का टाइम टेकन है, वो दोनों केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो वो हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर कि B से लेके C तक लाइट इसके अंदर से होके गई है कुछ भी, और उसका जो स्पीड है लाइट की इस मीडियम के अंदर, वो मान ले V है। ये किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मीडियम है, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है। तो BC/V ये हमारा टाइम है T1। ये क्या है, टाइम बाय लाइट इनसाइड द प्रिज्म। लेकिन B से लेके C तक जितना टाइम लगा लाइट को पहुंचने का, मतलब नीचे वाले जो रेज हैं, जितने टाइम में इस लाइट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करा है, उतने ही टाइम में ये एक्स्ट्रा पाथ KA + AM कवर हुआ है। सो ये T1 टाइम ही होगा अगर हम लिख दें KA + AM। दिस इज द पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, बट विद स्पीड C। अगर हम वैक्यूम की बात करें, एयर की बात करें, स्पीड C है। तो ये इस रे के लिए हमने टाइम ट्रेवल निकाला, टाइम टेकन निकाला, और ये हम नीचे वाली रे के लिए निकाला, और दोनों टाइम बराबर होते हैं, इसलिए मैंने T1 लिखा। सो कंडीशन ऐसे लिखी जाती है, BC/V = KA + AB/C। सो यहाँ से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल डायग्राम हो तो आप इस फैक्टर को नीचे ले जाओ, या C/V कैलकुलेट कर सकते हैं इस कंडीशन से। तो इस तरह की कंडीशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ना पूछ लेते हैं। लेंस के लिए भी बनाएंगे, अभी मिरर के लिए भी करेंगे। सो दूसरा हमारे पास केस है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे एक लाइट रे यहाँ से आई, एक ये है, एक ये है, ये एडजेस पे बनानी है दो। ठीक है, अब यहाँ फोकस होता है हमारा, ये हमारा A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट ले लो, यहाँ से ऐसे पहुँच गया। ठीक है, ऐसे लाइट चलेगी वहाँ पे। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें बनानी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइट लेंस के अंदर से होती हुई ऐसे फिर यहाँ पहुँचती है ऐसे। सो यहाँ हम ना लिखेंगे A B, यहाँ लिख दो C, यहाँ लिख दो D। अब इसके अंदर लेंस के अंदर लाइट की स्पीड डिफरेंट है, वो मान लो V है, और बाहर लाइट की स्पीड C है। ठीक है, सो यहाँ पे C की जगह ना कुछ और ले लेते हैं, P1 ले लो, पोल्स होते हैं ना P1 P2। चलो, तो यहाँ पे हमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट मान लेते हैं L M N। सो अब कंडीशन कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखना। LA + AF ये एक डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट है इन एयर। ऐसे ही NB + BF ये भी एयर के अंदर है। सो ये डिस्टेंस लाइट कवर करेगी विद स्पीड C। सो इसको कैसे लिखेंगे, LA + AF डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये टाइम हो गया ना। ऊपर वाली रे के लिए स्पीड C, इस नीचे वाली रे के लिए भी स्पीड C। दिस इज इक्वल टू NB + BF डिवाइड बाय C, क्योंकि ये रे जो है ये एयर के अंदर है या बाहर वाले मीडियम के अंदर है। लेकिन ये वाली रे देखेंगे अब, इसके लिए कैसे लिखना है, MP1 हवा के अंदर है,
उसको c से डिवाइड करना है, प्लस p1 p2 लेंस के अंदर है डिस्टेंस ये वाला, इसको v से डिवाइड करना है, क्योंकि वहाँ लाइट स्लो डाउन हो जाती है जब डेंसर मीडियम में जाती है तो स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद फिर हवा में आ गई है, बाहर आ गई है, प्लस p2 f डिवाइड बाय c। सो यहाँ से जो भी टोटल टाइम आएगा वो इन दोनों टाइम इंटरवल्स के इक्वल होगा। ये वेव फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडीशन है फॉर द रिफ्रैक्शन बाय ए लेंस। यहाँ लेंस लिख देंगे तो ये करना है, प्रिज्म लिख देंगे तो ये करना है। ऐसे ही सेम चीज़ हमें कॉनकेव लेंस के लिए भी पूछी जा सकती है, तो वो इजी है, वो आप खुद कर लोगे। मिरर के केस में आपको बताते हैं। तो एक रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, एक ऐसे आई, अब ये इधर चली गई, ये इधर चली गई और ये सीधी चली गई, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम ऐसे LMN बना देते हैं, LMN इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद यहाँ पे फोकस नीचे होता है F, तो ये लाइट ऐसे इसमें से ना ऐसे बैक इम्पोज करते हैं, हम ऐसे बैक इम्पोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे P1 P2, तो यहाँ पे ये A पॉइंट ले लेना आपने, ये B पॉइंट ले लेना है, तो LA प्लस AF बिल्कुल वैसे ही LA प्लस AF डिवाइड बाई C इज इक्वल टू NB प्लस BF डिवाइड बाई C इज इक्वल टू MP1 बाई C प्लस P1 P2 बाई V प्लस P2 F बाई C। सो इस तरह से बिल्कुल जैसे वहाँ है सेम कंडीशन यहाँ हमारे पास बनेगी। मिरर के केस में भी पूछा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा अपनी बुक खोलिए, साथ साथ बुक्स को भी यूज़ करो। एस्टर अरोड़ा बहुत अच्छी फिजिक्स की बुक है +2 की, वो आप ले लो, धनपत राय पब्लिशर की या किसी पब्लिशर की आप बुक ले सकते हो, उसमें आपको इस तरह की और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी। तो दिस इज़ एन आइडिया कि किस तरह से वेव फ्रंट थ्योरी से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो हम अपना आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। तो सुपरपोजिशन से हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, डिस्ट्रक्टिव कब होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन द केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट वेव्स, तो वो हम सब चीज़ें करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे AM आना है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना जाते जाते AM। फिर से बता देता हूँ, KA प्लस AM, यहाँ M था मैंने B लिख दिया था गलती से, ध्यान देना। KA प्लस AM डिवाइड बाई C रहेगा, क्योंकि ये एयर के अंदर जा रही है वेव, या वैक्यूम इमेजिन कर लो, और जो वेव हमारी लाइट रे इस प्रिज्म में से होकर निकली है वो V स्पीड से निकली है। सो उस केस में BC बाई V रहेगा, BC बाई V। तो ये टाइम्स इक्वल है, जाते जाते इसको नोट कर लेना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।